Today, good morning students. Today the topic which I am going to start is balance of payment. Balance of payment means होता है इसे भुगतान शेष कह सकते हैं हिंदी में, या फिर भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। What do you mean by balance of payment? Balance of payment is a record of country's external economic transaction over a period of 1 year. या किसी, it is not the transaction of a particular person, particular society, but the total transaction of external economic transaction का रिकॉर्ड होता है पूरे 1 साल का। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर it includes all the outflows and inflows. Outflows means होता है the money, the capital which goes to one country from a country. Suppose अगर हमारे देश से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कैपिटल अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो आउट गोइंग को हम क्या कहते हैं? आउटसोर्स यानी आउटफ्लोज कहा जाता है। एंड इनफ्लोज मीन्स होता है, इनफ्लोज मीन्स कि बाहर से आया, मतलब ये बाह्य प्रवाह, इसको आप अगर कुछ लोग जो हिंदी में जानते हैं बाह्य प्रवाह, ये बाहर की ओर जाता है। एंड अंतर प्रवाह इनफ्लोज, वो बाहर से अंदर आता है। पेमेंट और रिसीट्स, कितना आया और कितना गया। पेमेंट हो गया आपका, आउटफ्लो हो गया, एंड रिसीट्स हो गया, वो आपका इनफ्लो होता है। मोटे मोटी बहुत इजीली आप लोग समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज, पेमेंट्स एंड रिसीट्स। एक्सटर्नल, नॉट इन इंडिया बट टू अदर कंट्रीज एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देश को जो गया वो आउटफ्लो हो गया, और दूसरे देश से जो हमारे देश में आया वो इनफ्लो होता है पेमेंट के रूप में। कंट्रीज हैव इधर बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस और डेफिसिट। थोड़े इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाई यू मस्ट be attentive to this topic. Only then you will learn, you will know, you will grasp the contents of balance of payments. Balance of payment किसी भी कंट्री का, it may be surplus or deficits. इट मे बी सरप्लस, इट मे बी डेफिसिट। सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। सरप्लस होगा if the payment is greater than receipt, पेमेंट इज ग्रेटर दैन रिसीट तो ये डेफिसिट होगा। मतलब
हमारे देश से ज़्यादा पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। मतलब हमने 100 भेजा, 100 पेमेंट किया और हमें उससे रिसीट कितना मिला, 70 मिला, तो 30 का क्या हो गया, गैप हो गया। ये एक तरह से डेफिसिट है। एंड व्हेन यू रिसीट, योर रिसीट इज ग्रेटर देन डेफिसिट, रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट, मतलब कि आपने रिसीट किया 100 रुपया और दिया 70 रुपया, तो दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। यही डेफिसिट और सरप्लस में अंतर होता है। तो एनी कंट्री मे बी इन डेफिसिट और सरप्लस। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डेफिसिट और सरप्लस, हम इनके बारे में डील कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे बहुत अच्छे से आप समझ गए कि द डिफरेंस बिटवीन डेफिसिट एंड सरप्लस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वे ऑफ लिस्टिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री। तो इसमें क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट is based on totally the international transactions. International transactions means receipts and payments. अब मान लो कि आपने कोई खर्च किया, आपको कितना आया, या आपने कोई इंडस्ट्री लगाया, क्या मुनाफा आया, क्या गया, वो दैट इज नॉट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज टोटली इंटरनेशनल मैटर, टॉपिक से रिलेटेड है ये। इसलिए दुनिया के देशों से कितना हमारा आया गया। इफ इंटरनेशनल रिसीट्स आर ग्रेटर दैन इंटरनेशनल पेमेंट्स, बहुत क्लियर है कि इफ द इंटरनेशनल रिसीट्स आर ग्रेटर दैन international payments, means our receipts are larger than international payments, this balance of payment is favorable. This balance of payment means this situation is favorable and positive for the economy. And every country wants to increase its payments, not receipts. Each and everybody wants to be that its balance of payment should be positive. Means they want to receive more and more. For this, to increase the receipts, the countries takes many initiatives, and the initiatives which are generally taken by the country we will discuss. On the other hand, the international receipt is lesser than international payment, the balance of payment is unfavorable or negative. अब दूसरी तरफ देखेंगे कि if international receipts means we are getting from the rest world, that receipt is lesser than the payments and we are paying more and more. तो जब हमारा पेमेंट ज़्यादा जाएगा, रिसीट कम आएगा, तो निश्चित रूप से हमें घाटा लगेगा। और यदि हमारा रिसीट ज़्यादा होगा और पेमेंट कम होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। बोथ द सिचुएशंस आर बैलेंस ऑफ पेमेंट, both the situations are balance of payment and both the balance of payment is imbalance. Both the balance of payment never be balanced literally. Balance of payment be either surplus और डेफिसिट, वो इम्बैलेंस ही होगा निश्चित रूप से। या तो हमारा इनकमिंग रिसीट बढ़ जाए या हमारा पेमेंट बढ़ जाए।
In both situations, there will be imbalance in the balance of payment. But which imbalance is better for the economy? Suppose if the payments of India is greater than receipts, if the payments of India is greater than receipts, this is the condition of imbalance balance of payment. Means I am paying $1 crore and my country is getting only $70 lakh. There is imbalance, there is gap of 30 crore, 30 lakh. There is imbalance. On the other hand, if we are receiving 1 crore and paying only 70 lakh, this situation is also imbalance. Means in both cases we are observing there is imbalance in balance of payment. Literally it is not balance in general life. In real life, the balance of payment will never be balanced. It may be either imbalanced or imbalanced. It never happens that the balance of payment is literally balanced. Theoretically वो balanced नहीं होता. But I would like to suggest you, to teach you, to instruct you that which imbalance is good for the economy, good for Indian economy. In both cases there is imbalances. Our payment is also greater than receipts और our receipt is also greater than payment. अगर दोनों मान लिया जाए, in both cases there is imbalances, but which imbalance of payment is better for the Indian economy? So it cannot be checked, it cannot be eliminated. The imbalance of payment cannot be checked or cannot be eliminated. ये तो रहेगा, चाहे इधर या उधर पल रहा, चाहे आमदनी का या खर्चा का पल रहा तो रहेगा इंटरनेशनली. बट वेरी सिंपल है, आप समझ सकते हैं. बट व्हेन वी आर रिसीविंग मोर एंड मोर देन पेमेंट, though it is imbalance in balance of payment, yet it is favorable for the economy, it is good sign for the economy. It means in India we are producing more and more and we are exporting more and more. It means we are creating jobs opportunity, we are solving the problem of unemployment and poverty. But on the other hand, if the payment is greater than receipt, it means we are paying the rest well more and more and receiving less and less. In this situation, it shows that there is lack of production of our country. Lack of production leads to increased unemployment, poverty, and many socio-economic problems. That is why any country wants to be a good productive country, producer country. Every country wants to produce more and more. In the same manner, India also wants to produce more and more. So, when the receipt is lesser, it is unfavorable or uneconomic or negative for the balance of payment for the economy. And even the payment is lesser than, payment is greater than receipt. Receipt is greater than payment. It is good for the economy, favorable for the economy, positive for the economy. Then
बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस है, पर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादा प्राप्ति होगा पॉजिटिव होगा, ज़्यादा देनदारी होगा नेगेटिव होगा, शॉर्टकट में सिंपली। द नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट फॉर्म। फ्रॉम नहीं होगा, डिफरेंट फॉर्म। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को अलग अलग रूप में देख सकते हैं। मीन्स वी कैन से दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको और कैटेगराइज करके एक कैटेगरिकली वी सी द बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड बेस बीओटी? मीन्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कही है। हमने ये नहीं कहा कि कोई प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में ही बेच दिए। द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया, दिस इज नॉट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज प्रैक्टिस ऑन इंटरनेशनल लेवल। When we send goods to another countries, sell goods, services to another countries, this is export. And from export we receive payments. We pay nahi, we receive income in term of dollar or other foreign currencies, euro or other currencies. And when we import or buy products from the another countries, this very process is called import. Or on import we pay dollar, foreign currency, because dollar and pound, these are the hard currencies and acceptable in the international trade. These currencies are the international currencies because every country can accept them. The rupee is not accepted in all over the country, all over the world. Rupee is not acceptable, it is not the mode of international exchange, and it is not the kind of international currency. We need dollar and we need pound, sterling and other hard currencies. Now what do we mean by the hard currencies? You have some questions about hard currencies. The currency which demand is greater than supply in the international market. Internationally, this type of money is demanded on wide scale, large scale. It's called hard currency. And hard currency is acceptable in all over the world because its exchange rate is greater than the currencies of developing countries. These are usually the currencies of developed countries, like dollar, yen, euro, pound. These are the currencies backed by the strongest economy of the world. There are 7 to 8 developed countries like USA, Britain, France, Germany, Canada, Italy, Russia, Japan. These 8 countries are the developed country, advanced, technologically advanced country of the world. And known as, earlier it was known, they are known as G8, but presently Russia has been isolated from this organization G8 group. Now G7 plus
One country is Russia. Their currencies are very powerful in the economy. Why their currencies are very powerful? Because they are backed by the very sound economy. Because the economy of these countries are very powerful and strong, that's why their money is also strong. The power and strength of money is not decided by the monetary authority, but it is decided by the strength of the economy, on the basis of the strength of the economy. If the strength of economy is not strong, your money will be, value of money will increasing value, purchasing power of value, internal value of your money will be decreased. And when your economy will be strong, the stronger your economy will be, the stronger the money will be also. So if any country wants to make a strong of its own currency, the country should try to improve the economy. The country should try to increase more and more production, more and more GDP, and to control inflation. That is why we can say that money of any country is reflection. It is the mirror. Money is the mirror of the economy in which we can see the real status of your economy. Your money is strong, it means your economy is strong. If your money is not strong, it means your economy is also feeble, also weak. So always try to boost up your economy, take initiatives to enable your economy. Automatically the power of money will be boosted and your money will be also the group of the hard currencies. So we need hard currencies because they are convertible and they are acceptable in the entire world. So in case of international trade, when we import something, we have to pay, and when we when we export something, we gain from the other countries in terms of dollar or other valuable currencies, and when we import, we have to pay. This is the process of international trade. Second, balance of current account include balance of trade, balance of services and remittances. How much we get from trade, services, goods and services, and remittances. And the third is capital accounts includes investment and borrowings. Under the three category, we study the balance of payment, balance of trade, balance of current account, and capital accounts also. Let us know about the balance of payment, BOT. Balance of trade refers to the difference between receipt of foreign currency on account of export of goods and the payments made for import of goods. Now see, receipt of foreign currency on account of exports of goods and payments made for import of goods. We sell goods, we export goods, and we import goods. It is simply denoted as X and M. X is the, where X is the, something is
missing here. X is the receipts from exports and M is the payment for imports. X for receipt and M for payment. Any excess of exports, over imports brings in foreign money and is called positive surplus or favorable trade balance. Any excess of exports over imports, if exports are greater than imports, in that condition our country will gain foreign money, because our exports are greater than import. Means we are exporting more and more and we are getting more and more, and we are importing less and less and we are paying less and less. In that case, this is situation is positive or surplus or favorable balance of payment, trade balance. Means this is favorable trade balance. This trade balance is good for the health of the economy. Any country wants to, any country take initiatives and they want to assure favorable balance of trade. मतलब ये चाहता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो वो क्या हो, फेवरेबल हो. मीन्स वी आर ऑलवेज द एक्सपोर्टर कंट्री. एवरी कंट्री वांट्स टू बी एक्सपोर्टर. वो हर लोग एक्सपोर्टर ही बनना चाहता है. क्लियर हो गया, समझ गए? ट्रेड के मामले में मीन्स जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड होगा. ऑन द अदर हैंड, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स मीन्स इंपोर्ट्स बढ़ गया एक्सपोर्ट पे. मतलब हमने 100 का माल मंगाया, 100 का माल यूनिट में मंगाया और मतलब 100 हमने दिया और हमें प्राप्त हुआ कितना, 75. मीन्स घाटा कितना का लगा, 25 का घाटा लगा. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेफिसिट. क्या ये डेफिसिट ट्रेड है? मीन्स वी आर इन अ कंडीशन ऑफ डेफिसिट इन आवर इंटरनेशनल ट्रेड. बीओटी आप समझिए, जिस प्रकार से बीओपी आपने समझा कि फ्रॉम द रेस्ट वर्ल्ड, in the same manner trade from the rest world. तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ठीक है, ये नेगेटिव है. इंडिया हैज बीन इन नेगेटिव ट्रेड बैलेंस और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड ओवर सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द. नाउ सी द स्टेटस ऑफ इंडिया इन द ऑन द फ्रंट ऑफ द international trade or balance of trade. We are balance of trade means our exports are also increasing day by day and imports also increasing day by day. But since independence
our exports are always, our imports are always, no export, imports are always greater than the export. Means India is still an importer country since independence. आज भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वो पॉजिटिव नहीं है. आज भी हम माल विदेशों से ज़्यादा मंगाते हैं और भेजते कम है कंपैरेटिवली. आई एम नॉट डिस्कार्डिंग दैट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि आर एक्सपोर्ट हैज़ नॉट बीन इंक्रीज्ड. बढ़ी है हमारी एक्सपोर्ट में भी बहुत छलांग लगी है, बहुत बढ़ी है, पर रिलेटिवली और कंपैरेटिवली वी इंपोर्ट मोर एंड मोर इन कंपैरिजन ऑफ एक्सपोर्ट्स. हाँ, जरूर आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ दिन के बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव हो जाए. हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं हमारी इकोनॉमी, जिस तरीके से हमारा प्रोडक्शन हब बन रहा है, तो द डे विल कम व्हेन आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी पॉजिटिव. वी विल बी इन अ कंडीशन टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर देन द इंपोर्ट्स. बट फिलहाल अभी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, अभी भी डेफिसिट से है. तो बड़े आसानी से आप समझ गए इन सारी चीज़ों को लगभग. अब देखिएगा, नाउ सी द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट. अब है काउजेस. डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है भारत का, तो क्यों है? व्हाट आर द काउजेस? आखिर क्यों? मान लेते हैं ठीक है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, घाटे का है, डेफिसिट है. सो वी मस्ट नो which factors stop, which factors creates hurdle on the way of becoming a surplus deficit, surplus balance of payment. Why we are not getting the situation of surplus balance of payment? There are several causes behind it. First, slow growth rate of exports relative to imports. But natural. Are both in export or import, in both we are growing. Growth is visible in both exports and imports, but comparatively we are importing more and more than exports. Means the export tendency, strength, capacity of my country is very slow and import is comparatively fast. तो निश्चित रूप से जब हमारा एक्सपोर्ट ही ज़्यादा रहेगा, मतलब माल हम अगर हम इंपोर्ट ही ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा अभी भी हम माल मंगा रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या रहेगा, हमारा जो रिसीट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट से, दुनिया से, वो कम रहेगा. हमें रिसीट्स कम मिलेंगे, पेमेंट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा. सेकेंड है वेरी लार्ज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. वेरी लार्ज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स बढ़ रहे तेजी से. मीन्स जो स्पीड है इंपोर्ट्स का वो लगातार बढ़ रहा है. लगातार हम माल को, वस्तुओं को बाहर से आयात करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमको पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है. थर्ड है लार्ज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आवर इकोनॉमी. यहाँ पे जो डिमांड्स ऑफ पेट्रोलियम इज टोटली इनइलास्टिक.
इनइलास्टिक, मीन्स पेट्रोलियम डिमांड जो है वो इलास्टिक है पूरी तरह से कि कुछ भी कर लो, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस कुछ भी बढ़ जाए घट जाए, पर हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो घटने वाला नहीं है। एज यू नो दैट इंडिया produce only 20% petroleum of its total production, total consumption. Approximately 80% petroleum is imported for the purpose of the need of our country. So on this point there is a big hurdle that is creating obstacles to be the Indian economy as the good yani surplus balance of trade. We cannot mitigate the imports of petroleum, we cannot control the import of petroleums. At any cost we have to rely upon the foreign countries, other countries from where we have to import petroleums. Fourth is fertilizer imports. Fertilizer imports means manures, fertilizers, chemicals we import from the other countries. Pearls, precious stones also imported, and low quality of high production cost. Means whatever we produce in our country, the production cost is very high and the quality is very low. That's why the products of goods are not demanded in the international market. These are the major hurdles on the way of becoming India as a surplus balance of trade. तो आपने ये सारे कारण देख लिए। जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, पूछे कि if the large increase in import of petroleum अगर है तो कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे प्रभावित करेगा? तो डेफिनेटली आप बताएंगे कि इन दैट सिचुएशन द डिमांड इज ग्रेटर, प्रोडक्शन इज वेरी लो, वी रिलाई ऑन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम्स, दैट इज व्हाई वी हैव टू पे मोर एंड मोर एंड इट लीड्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड deficits. Next, measures how to cover deficit in balance of trade. Means the balance of trade deficit in India, how to check it, how to minimize the dose of deficits, हम कैसे उसको कम करें? तो क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, ये चीज नहीं मंगाना है हमें बाहर से और खुद ही बनाना है देश में। सपोज वीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, प्रोडक्ट्स, कोशिश करें कि खुद हम अपने देशों में प्रोडक्शन करें, प्रमोट करें, ताकि मेरे को इंपोर्ट कराने की जरूरत, लेकिन पेट्रोलियम के केस में नहीं होगा। बट वी कैन मूव टुवर्ड्स द नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। तो थोड़ी बहुत पेट्रोलियम से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा।
सेकेंड इज लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को लाइसेंस करके। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, टैक्स लगाएंगे। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन करके, और अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। कम टैक्स रख करके इन दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने गुड्स को प्रचार प्रसार करके, खूबियों को बता करके कि मेरे गुड्स बहुत अच्छे हैं, तो वी कैन डू सो। नाउ सी द करेंट अकाउंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? करेंट अकाउंट कंपोनेंट्स किसके? बैलेंस ऑफ पेमेंट के। इट रिकॉर्ड्स द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, the imports and exports which are also known as visible items of trade। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड में दो तरह का चीज होता है, एक होता है विजिबल एंड द सेकेंड इज इनविजिबल। कितने होते हैं? विजिबल और इनविजिबल होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे नहीं देख सकते। अपार्ट फ्रॉम द विजिबल आइटम्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट अराइजिंग आउट द विजिबल आइटम्स सच एज सर्विसेज ऑफ शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। द अदर आइटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड सच द इंटरेस्ट, लोन। अब देखिए ये सबसे क्या गिफ्ट से, इनसे बनता है करंट अकाउंट, चालू खाता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चालू खाता, चालू खाता। एम आई राइट? इट रिकॉर्ड्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जैसे हमने सामान जो बेचा वो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ गया। गुड्स बेचा, भेजा, मंगाया। तो मुझे लगता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए, उनके कारण भी समझ गए, कैसे क्या कारण है और कैसे उसको ठीक करें। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक कैसे करें? जब ट्रेड हमारा ठीक होगा तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक होगा। जब हमारा CAD ठीक होगा, करेंट अकाउंट अगर ठीक होगा तो भी हमारा इकोनॉमी ठीक होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। तो सेकेंड अभी हम कंपोनेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो कुछ ऐसे विजिबल आइटम्स के अलावे देयर आर सम इनविजिबल आइटम्स लाइक शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये है शिपिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। उसके साथ इंटरेस्ट ऑफ लोन, जो देश किसी देश को लोन दिया। मान लो कि हम अगर आज के डेट में श्रीलंका को लोन देते हैं, जो कि उसकी क्राइसिस है, लोन के रूप में देते हैं, या अफगानिस्तान को लोन के रूप में देते हैं, या नेपाल को लोन के रूप में देते हैं, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट से बनता क्या है? करंट अकाउंट में वो पैसा आता है। और भी गिफ्ट्स वगैरह जो लोग हैं बाहर से उपहार लोग देते हैं या अदर फैक्टर्स से जो, तो ये क्या है आपका? इससे बनता है करेंट अकाउंट, इसको हिंदी में कहते हैं चालू खाता। द एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट इज कॉल्ड सरप्लस करेंट अकाउंट ऑफ BOP। अगर हमारा रिसीट्स ज्यादा है, मतलब कि हम एक साल के दौरान में इन सब चीज़ों से, अगर हम फिर से वही बात है कि 1 करोड़ का हम रिसीट करते हैं और हमें देना पड़ता है 80 लाख, किसी देश को 80 लाख देना पड़ता है और आता कितना? 1 करोड़ है। दिस वेरी सिचुएशन इज कॉल्ड करेंट अकाउंट सरप्लस, मतलब कि
बीओपी में हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से हम एक बार शुरू से देख लेते हैं हल्का सा, ताकि और अच्छे से आप समझें। हमने पहले चर्चा किया था बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो एक बहुत सिंपली वी शुड नो दिस फैक्ट दैट वॉट एवर वी imports from the other countries and whatever we sends, no, ये तो ट्रेड का हो गया। पेमेंट के बारे में जानो कि इंडिया किसी भी सोर्स से, चाहे जैसे भी हो, फ्रॉम द अदर कंट्रीज इंडिया गेट्स 100 रुपीज, एग्जाम्पल के रूप में देख लें। फ्रॉम अदर कंट्रीज, पूरी दुनिया के देशों से मिला करके भारत को 100 रुपये आया एक साल में, और पूरे देश को हमने लगभग 85 रुपया दिया। यही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब अगर हमें मिला 100 रुपया और पाया 85 रुपया, तो इसको हम कहते हैं फायदे का, और अगर हमने दिया 100 रुपया पाया 85 का, तो कहते हैं ये हमारा घाटा का बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत इजीली ये समझना है कि ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब आगे देखोगे जो कंपोनेंट्स में हमने जिक्र किया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब वही चीज यहां पे लागू होगा, बट ओनली फॉर ट्रेड, ओनली फॉर ट्रेड। सेकेंड है सीएडी के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो इन सब सोर्सेस सर्विसेज से, यू नो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मीन्स द आइटम्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, and the products services is produced in the services sector, like insurance is a services, banking is services। तो इनसे सेवा सेक्टर से प्लस बाहर से गिफ्ट के तौर पे या लोन के तौर पे जो हमें मिला भारत को, वो 100 रुपया मिला एक साल में, और हमने दिया कितना दुनिया को? हम भी किसी का लोन लिए हैं, उसको ब्याज सहित लौटाना है, तो हमने दिया 85 रुपया। इसका मतलब है कि हमारे जो करंट अकाउंट हैं वो पॉजिटिव है, मीन्स कि हम मंगा रहे हैं ज़्यादा, मतलब हमको मिल रहा है ज़्यादा और दे रहे हैं कम, मतलब मुनाफा हमें ज़्यादा है, 15 का ज़्यादा है, 15 का गैप है, मतलब 85 दे दिए तभी 15 मेरे पास बच गया। लेकिन अगर यही बात उल्टा हो जाए कि अगर हम इतना का दे दें, 100 का दे दिए और आया 85, तो फिर 15 का हमको घाटा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड करेंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी। सीएडी बहुत सुनते हैं आप, सीएडी होता क्या है? व्हाट इज करेंट अकाउंट डेफिसिट? करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो इसमें क्या होता है कि सर्विसेज आइटम्स को हम लोग करते हैं, ट्रेड को नहीं करते, गुड्स को नहीं करते, हम सर्विस आइटम को करते हैं, पेमेंट्स को करते हैं, जो कि शिपिंग के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से, थ्रू दीज सोर्सेज जो होता है उसको हम करते हैं। एम आई राइट? नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट इज कॉल्ड सरप्लस। अब हमारा जो रिसीट अगर ज़्यादा है पेमेंट पे तो सरप्लस है, अगर पेमेंट ज़्यादा हमारा है तो हम माइनस में, मतलब डेफिसिट है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत कॉमन मेथड है। बस आप लोग दिमाग में एक बात रखना है इसमें कि वी आर डिस्कसिंग वट एवर ऑन दिस टॉपिक इज इंटरनेशनली, नॉट एन इंडिविजुअल इकोनॉमी एंड कंट्री एंड पर्सन्स। और उसी चीज़ को आप इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं, लाभ हानि घटा जो होता है। तो ऑन इंटरनेशनल लेवल जो रिसीट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वी आर स्टडिंग द डिफरेंसेस। देयर आर डिफरेंसेस इन आउटकमिंग एंड गोइंग, इनगोइंग, आउटगोइंग एंड इनकमिंग। बस आउटगोइंग और इनकमिंग के डिफरेंसेस को करना है। इफ इनकमिंग इज ग्रेटर, दिस इज सरप्लस, इफ आउटगोइंग इज ग्रेटर, दिस इज माइनस और डेफिसिट्स। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है जरा गौर करेंगे। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ
capital transaction, the private and official capital transfer as well as the banking capital flows. ये कैपिटल ट्रांसफर है, इसके अंदर देखेंगे the total of the receipts and payments in both these accounts taken together determines the surplus or deficit in the balance of payment. अब इसमें क्या है, इसमें रिसीट और इसमें भी है, इस अकाउंट में भी, मतलब करेंट अकाउंट में भी क्या है, वही था, और कैपिटल अकाउंट में भी वही जिक्र है कि क्या हमें मिला, क्या देखें। नेक्स्ट, when a country faces persistent deficit, अगर मान लो after year over a long period of time it is said to have a fundamental disequilibrium in its balance of payment. यहां ये कह रहा है कि मान लो कि अगर एक परसिस्टेंट डेफिसिट, लगातार डेफिसिट, मतलब हर साल में डेफिसिट हो रहा है, हर साल घाटा हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक साल, अगले साल, फिर अगले साल, दर साल हम घाटे में चल रहे हैं। इट इज सेड टू हैव अ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि ये डिसइक्विलिब्रियम है, असंतुलन है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सर्टेनली नो कंट्री कैन अफोर्ड टू कंटिन्यू पेइंग मोर देन व्हाट इज रिसीव्ड। तो कोई भी देश निश्चित रूप से वो अफोर्ड नहीं करेगा, दैट कंट्री विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू पे मोर देन व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एनी डेफिनिट पीरियड। इसलिए उन देश को समस्या होगा, उन देश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, जैसे श्रीलंका, वेनेजुएला वगैरह भी जो है, देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंटिन्यूसली नेगेटिव। तो पाकिस्तान की भी अभी स्थिति है ऐसी लगभग। तो अब ये जो पेमेंट रिसीट का जो गैप है, अगर मान लो सिंपली समझो कि आप लगातार अगर घाटे में चल रहे हो, लगातार घाटे में चल रहे हो, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस आपका लगातार अगर डेफिसिट में जा रहा है, तो ठीक नहीं है आपके लिए, इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या करना चाहिए, ध्यान देंगे। तो टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन पेमेंट एंड रिसीट्स, some short term measures are taken, कुछ उपाय लिए जाते हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म मेजर्स कहते हैं, लिए जा सकते हैं, सही है। जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा सकता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए, ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कीजिए। अब कैसे किया जाता है ये देखिए, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कीजिए। However, in some extreme cases, such a drastic steps like currency devaluation are also resorted. और कभी कभी करेंसी डिवैल्यूएशन का भी स्टेप लिया जाता है। अब एक नया टर्म आया कि भाई करेंसी डिवैल्यूएशन होता क्या है, जिसको अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन। करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब होता है अवमूल्यन होता है, मीन्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी, टू रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया को करना पड़ा था ऐसा। 91 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडिया ने अपने मनी को डिवैल्यू किया था। तो आपके जानकारी के लिए बता दें,
In India, we have taken 3 times the step of devaluation. The first devaluation was taken in 1949 after independence. After independence, the economy of India was in a very bad condition. You know, after 200 years of British rules, the economy of India was in a very dire conditions. It was crying. The problems were gigantic. The challenges were very tough before the policy makers. So the policy makers were compelled to adopt the policy of devaluation. And in 1949, we have taken this step of devaluation. This was the first after the independence. In 1966, we have discussed the plan period also. You must show the video. After the third 5-year plan, the condition was very critical because due to some terrible wars was fought with Pakistan and China. In 62 in Pakistan, 62 with China and 65 with Pakistan. These 2 wars were battled, and due to hyper drought, India had to face famine and starvation. That's why the condition was very unfavorable. To bring the economy and to revive the Indian economy, several steps were taken. Along with the major steps, the policy of devaluation was also taken. In 66, the second time, money was devalued by Mrs. Indira Gandhi, then Prime Minister. After some 25-26 years, India again on the brink of collapse. The Indian economy was in a very perilous conditions. It lacked forex, like hard currency, to import something. That is why we had to resort to devaluation also. In 91, Indian rupee again was devalued to check persistent deficits. And this step became the game changer for the Indian economy. Since then, the Indian economy has jumped drastically, and the starts up transformation, growth rate, every positive index are upward, and we have committed to grow and transform the Indian economy. So some countries have to take the policy of economic monetary devaluation. Next, measures taken by the government for improving balance of payment. We have studied categorically the 3 components of the balance of payment, and here
what measures should be taken, or what measures usually government takes to improve the balance of payment? First, full convertibility of current account. In budget proposal of 92-93, a new system named LUMS, liberalized exchange rate management system, was introduced, and since March, means by introducing LUMS, we are in a position to check balance of payment. It was introduced in 1992 under the new economic policy, liberal policy. This is called liberalization. This policy was taken during the Narasimha Rao government and guided by Mr. Manmohan Singh. Now see the meaning of convertibility of money. We see what do we mean by convertibility of money. Prior to World War, this is very important for you. Convertibility of money. Prior to First World War, the whole world was having gold standard under which the currency in circulation was allowed to get converted either in gold or other currencies. Based on gold standard, such as currency was called convertible currency. You know, the World War started in 1939. That time, before the First World War. No, First World War, ये तो Second World War की बात हमने कहा. First World War 14 में शुरू हुआ था. Before 14 or before the World War First, the entire world was having gold standard. Means the money was backed by gold, supported by gold. That is why this currency was called convertible currency. Means if the Indian rupee is also gold, supported, backed. Dollar is also gold backed money. Pound is also gold backed money. That's why the money was convertible, because every money was backed by the gold. At presently, एक प्रश्न आता है आरबीआई में कि रिजर्व बैंक नए नोट को जारी करने के लिए कौन से नियम का पालन करता है. नया नोट अगर रिजर्व बैंक को जारी करना हो तो किस नोट का पालन करता है. तो ये नियम है एमआरएस, जिसको हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम. मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली. अंडर दिस सिस्टम RBI has to maintain 200 crore rupees worth assets to issue new notes and coin, in which 115 crore rupees worth primary gold and 85 crore rupees worth forex means dollar pound. तो आज भी है, लेकिन अब ये सिंबॉलिक है. एक ज़माना था कि यदि 200 करोड़ रुपए का गोल्ड होता था स्टॉक में, तो 200 करोड़ रुपए का ही नोट जारी किया जाता था. मतलब कि जो रुपया था, दैट मनी वाज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोल्ड.
तो इतने के गोल्ड होते थे देश में, दुनिया में, जितना का गोल्ड स्टॉक में होता था उतने के बराबर का नोट जारी किया जाता था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट ड्यूरिंग दैट टाइम all countries dropped gold standard and paper currency was used which was convertible. तो सारे देशों ने पेपर करेंसी को एडॉप्ट कर लिया, और ये जो पेपर करेंसी का मतलब नए नए नोट आने लगे, 2000 का, 5000 का, 1000 का नोट. तो दिस नोट इज नॉट कन्वर्टेबल, इस नोट को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब गोल्ड से हमने अपने रिलेशन को तोड़ दिया. मतलब माई करेंसी इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, करेंसी इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोल्ड, वी हैव ड्रॉप्ड, वी हैव ब्रोकन द रिलेशन बिटवीन करेंसी एंड गोल्ड. हमने उसको ब्रेक कर दिया. तो इन एग्जिस्टिंग मनी स्टैंडर्ड कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी हैज डिफरेंट मीनिंग. तो एक तो हो गया कि नॉन कन्वर्टेबल करेंसी हो गया, मतलब कि दैट टाइम मनी वाज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड. इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में गोल्ड को हम रख करके ही मनी को, मतलब कह सकते हैं कि मनी वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोल्ड. दैट्स वाई मनी इन एनी कंट्री वाज पावरफुल. बट आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी हैव ड्रॉप द concept of gold standard and new money has been created like paper currency, and it was the non convertible currency. But in existing money standard in recent time the money standard convertibility of money has different meaning. इनके कुछ दूसरे मीनिंग हैं. अब क्या मीनिंग है जरा गौर कर लें. Presently convertible of money implies such system in which countries currency becomes convertible in foreign exchange and vice versa. तो आज के डेट में, एक ज़माने में क्या था कि मनी could be created converted into gold, but now it can be converted into forex. What is forex? What is the role of forex in the international market? So dollar powerful money we have discussed in earlier in this class and video. We have already discussed that the hard currency plays very prominent role in the international payment and receipts internationally. So they are international currencies, and this currency today has taken place of gold. In earlier times gold was the standard tools to convert the money, and this practice is now done in term of forex such as hard currencies of the world. आज डॉलर पॉन्ड की वही भूमिका है जो आज से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले गोल्ड की भूमिका होती थी. Since 19 August 1994, Indian currency has been made full convertible into current account transaction related to goods and services. और हमने करंट अकाउंट को क्या किया, करंट अकाउंट पर जो था इस डेट से अपने मनी को कन्वर्टेबल कर दिया, किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में. मतलब कि इट इज़ अ वेरी नाइस स्टेप कि अब हमें बिना डॉलर का भी काम चलने लगा था. नेक्स्ट, एसएस तारापुर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, हाँ, इस तारापुर कमेटी का रिलेशन जो है वो इससे फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इन कैपिटल अकाउंट, ये तारापुर कमेटी का इससे रिलेशन है, कन्वर्टिबल ऑफ करेंसी से. नेक्स्ट,
रिलेटेड विद द बीओपी वी सी द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरे उपाय जो किए गए हमारे देश में टू चेक डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कमी थी उसको चेक करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन केम इनटू फोर्स ऑन February 10, 2006। तो 2006 में हमने हमारा ये कॉन्सेप्ट आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। इट्स मोटिव इज टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स, और इनके मोटिव थे कि इन्वेस्टर्स को एक विश्वास पैदा करना एंड सिग्नल द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू ए स्टेबल सेज पॉलिसी रिजाइन। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस पे आर्थिक क्रियाएं होंगी, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम शुरुआत किए 10 फरवरी 2006 को। अब जानना यह है कि SEZ क्या है। तो SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बट वी नो द salient features of this SEZ acts. What are the acts in this zone? Point first, 100% income tax exemption। स्टार्टिंग में इनकम टैक्स विल बी एग्जेम्प्टेड 100%। टैक्स नहीं देना आपको। जो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करेगा, अपने बिजनेस लगाएगा, उन्हें 5 सालों तक के कोई भी इनकम टैक्स नहीं देने हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर 50% विल बी एग्जेम्प्टेड। मतलब कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मीन्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, टू मेकिंग आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रॉन्ग, वी हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स एंड द SEZ is concept of SEZ is the one of them. Exemption from capital gains on transfer of undertaking from and urban areas to SEZs। अब क्या है एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन से? कैपिटल गेन जो फायदा होगा उसमें भी एग्जेम्पशन है। तो जो भी अर्बन एरिया में जो SEZ में काम करेंगे, उनको जो फायदा होगा, प्रॉफिट्स होंगे, उन्हें भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। थर्ड फीचर्स है कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी विल बी एग्जेम्प्टेड। मीन्स द इकोनॉमिक सेटअप विच विल वर्क अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन will be exempted from customs duty and excise duty। ये ड्यूटी टैक्स भी उन पर नहीं लगेगा। छूट ही छूट है। हम छूट इसलिए दे रहे हैं कि लोग प्रमोशन को, यानी एक्सपोर्ट के प्रमोशन को आगे आए और वो इकोनॉमी को क्या करें, फ्लरिश करें, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करें, ट्रांसफॉर्मेशन लाए। The next is constitution of authority, for which says with a view to providing created administrative, financial and functional autonomy to the zones, and there are many incentives or many concessions, autonomy will be given, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आज़ादी उनको मिलेगा जो इस जोन में काम करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अथॉरिटी फॉर विच सेज विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी, ये सब मिलेगा उनको, ऑटोनॉमी मिलेगा। सेम लाइन है, रिपीट हो गया लाइन।
Establishment of designated courts and single enforcement authority to ensure speedy trial and investigation of offenses committed to SAGE. और जो भी सेज में गलतियां होगी उनको सिंगल विंडो ऑपरेशन के तहत मामले को देखा जाएगा. मतलब कि लिटिगेशंस कम होंगे, लिटिगेशंस को बड़े अच्छे से सॉल्व किया जाना है. इनकरेज टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू लिबरलाइज स्टेट लॉज. स्टेट गवर्नमेंट को टू स्टेट नियम बदलेगा एंड डेलीगेट देयर पावर्स टू द डेवलपमेंट कमिश्नर टू सीज टू फैसिलिटेट सिंगल विंडो क्लियरेंस. स्टेट को पावर है कि वो उससे जो रिलेटेड जो कमिश्नर्स हैं उनसे सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी दे करके और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें. तो ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू increase more and more import exports and promote exports on large scale so that the balance of payment deficit can be checked and balance of payment surplus can be established for our country, for Indian economy. Next है foreign investment. अब foreign investment क्या ये देखेगा. Foreign investment flows in the BOP, comprise FDI flows and portfolios flows, consisting of FII flows and resources mobilized by Indian companies, ADR, GDR. अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के फ्लो को बढ़ाना है तो FDI एंड पोर्टफोलियो इसमें आता है. FDI क्या है? FDI इससे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एनी इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया, नॉट फ्रॉम इंडिया नहीं बल्कि फ्रॉम अब्रॉड इन इंडिया. सपोज इफ एन अमेरिकन वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जापानीज वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया. अगर कोई फॉरेनर्स अगर भारत में वो कोई कंपनी लगाना चाहता है रियल सेक्टर में, प्रोडक्शन यूनिट खोलना चाहता है, रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनाना चाहता है, दिस वेरी टर्म इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसको हम FDI कहते हैं. तो फॉरेन पर्टिकुलरली रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर एज रोड्स, कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, बिल्डिंग्स. ये अब सपोज करो कि फोर्ड हॉस्पिटल्स खुल जाए, मैक्स हॉस्पिटल खुल जाए, बाहरी फॉरेन कैपिटल से खुल जाता है हमारे देश में, तो इट विल गिव बेनिफिट्स टू माय कंट्री बिकॉज इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी देयर इज हाइपर क्राइसिस ऑफ कैपिटल. इन due to lack of capital we cannot promote the Indian economy, promote the economy. We have resources, human resources, we have mineral resources, but lack of capital, lack of technology, we cannot explore the resources up to optimum level. So we need capital, and from where we will get capital. तो अपने देश तो चूंकि गरीब है तो कैपिटल तो बहुत जल्दी बनता नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है. तो we have to import capitals from the other country, like from America, Britain, Japan, Germany. You have already heard the concept of metro railway in India. Now Japan government is setting metro railway in Gujarat, bullet train. So we need capital, and that capital is invested by the foreigners. तो फॉरेनर्स हमारे इन्वेस्ट करता है, इसको हम कहते हैं हमारे देश में अमेरिकन आकर के अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करे, तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. रोड में करे, बिजली में करे, अन्य में करे. इट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द इमर्जिंग इकोनॉमीज एज इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड
इनहेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी। अब मान लो कि बार बार हम कहते हैं कि वी आर बैकवर्ड बिकॉज आवर टेक्नोलॉजी इज वेरी आउटडेटेड, we have very rough technology, particularly in agriculture sector or industry sector, wherever. So we need technology, advanced technology, and in a developed country these technologies are used to. So from the developed country they will bring new technology and employ in Indian economy and promote the production, increase production capacity, इकोनॉमी को बढ़ाएगा। तो एक तो हो सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम एडवांस टेक्नोलॉजी ला करके अपने एग्रीकल्चर को, अपनी इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन की एक सही लेवल तक बढ़ाएंगे। एंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी इनहैंस्ड, अनडाउटेडली द वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी डिक्रीज्ड। सो वी नीड कैपिटल एंड वी कैन गेट कैपिटल फ्रॉम द या थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The another domestic saving in India has not been large enough to wholly meet investment. If we want to erect on its own foot through the internal resources, our resources are very low. We have low resources. We have low investment. Our own investment is very low. Capital inflows from other countries, particularly of an investment nature, have become important. So through the own savings or investment, we cannot transform economy swiftly, because our income is very low, automatically saving will low, and when saving will low, how can we invest more and more? We can invest something, but in a very low dose, and low investment cannot change and transform the Indian economy very fast. That is why we have to depend on the capital inflows, and in this capital inflows FDI can play very prominent role in any developing economy. The second is portfolio investment. Portfolio investment means FII. In other words, we can say that foreign institutional investment. Foreign institutional investment. What is foreign institutional investment? If a foreigners invest in the share market or unreal sector means paper investment, this very investment is called portfolio investment or foreign institutional investment. It is the indirect investment by the foreigners. It is the indirect investment by the foreigners in the economy through paper investments such as share market, bonds, and other securities. Am I right? Next, foreign exchange reserve in India. ये क्या होता है जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं? फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स? Foreign exchange reserves are an important component of the balance of payment. अब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भाई? देखिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी हमें कलेक्शन आता है, जो भी हमारा रिसीट्स आता है, वो तो वही तो फॉरेक्स है, क्योंकि कोई रुपया तो देगा नहीं, डॉलर देगा, पाउंड देगा, तो यही तो फॉरेक्स है।
जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहेंगे। An essential element in the analysis of an economy's external position. ये क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक एक्सटर्नल, यानी इससे पता चलता है, एनालिसिस किया जाता है कि हमारे देश में कितना फॉरेन करेंसी है। इफ वी हैव लार्ज साइज ऑफ फॉरेक्स और लार्ज साइज ऑफ फॉरेन करेंसी, इट मीन्स आवर एक्सटर्नल पोजिशन इज गुड। एंड इफ वी हैव लेस एंड वेरी मिनिमम फॉरेक्स, इट मीन्स कि आवर इंटरनेशनल पोजिशन ऑफ माई इकोनॉमी इज नॉट गुड। The foreign exchange reserves of the country include 3 important components। अब देखिएगा कि फॉरेक्स के अंदर आता क्या क्या, किस किस चीज से फॉरेक्स बनता है हमारे देश का। तो फॉरेक्स एसेट्स ऑफ आरबीआई मतलब विदेशी मुद्रा, डॉलर। मान लो सपोज करो जितना डॉलर है आपके यहां आरबीआई के पास, सेकेंड गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के पास सोना कितना है, तो गोल्ड भी फॉरेक्स का काम करता है। एसडीआर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक प्रश्न होता है कि एसडीआर होता क्या है। I will deliver this lecture about SDR होता क्या है, ये बताएंगे आपको कि SDR होता क्या है। तो देखिएगा, SDR मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स it is popularly known as paper gold। SDR is popularly known as paper gold। and this SDR is associated with the IMF। you know, the transaction of IMF is made in term of SDR। it is independent mode of transaction known as SDR, popularly known as paper gold। so it is also, the SDR works as the forex also because it has international value। इसकी इंटरनेशनल वैल्यू है पूरी दुनिया में। The foreign exchange of India consists of foreign currency assets held by the RBI, gold holding the RBI and SDRs। मतलब कि कितने फॉरेन एसेट्स हैं उसके, गोल्ड कितने हैं और कितने SDR हैं। इसके आधार पे ये बताया जाता है कि किसी देश का, यानी हमारे या कोई देश का फॉरेक्स कितना स्ट्रांग है। ये जो फॉरेक्स जितना ज़्यादा हमारा आरबीआई के पास स्ट्रांग होगा, मतलब एसडीआर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। गोल्ड ज़्यादा अधिक है या हमारा जो फॉरेक्स बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम एक एक्सपोर्टर कंट्री बढ़ रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माल भेज रहे हैं और वहाँ से हमारे डॉलर आ रहा है और बैंक में जमा है। ठीक उस तरह से जैसे आपके बैंक में जितना, एक इंडिविजुअल के बैंक में जितना पैसा होता है, ये शो करता है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को। आपके पास जितना गोल्ड है ये भी शो करता है कि आप अमीर आदमी हो, अगर नहीं है गोल्ड है तो अमीर नहीं हो, पैसा ज़्यादा नहीं है तो अमीर नहीं हो। उसी तरह से किसी देश का इंटरनेशनल लेवल पे, ऑन द लेवल ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वी हैव टू शो द फॉरेक्स की कितना हमारे पास फॉरेक्स है, कितनी विदेशी मुद्राएं हमारे हैं। अगर हमारी मुद्राएं कम है, इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी कम है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट कम है। अगर हमारी बढ़ी हुई है, इट मीन्स कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर है, ठीक है, हो रहा है भी ठीक। नेक्स्ट,
अब नाउ सी आफ्टर 1991 के बाद मैंने बताया कि 91 में हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमी में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई दी, चूँकि ये पॉलिसी एक बड़े पढ़े लिखे लोगों ने बनाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही पढ़े लिखे दुनिया के बेहद सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं, तो आप उनके काम को देख सकते हैं। बोलते कम जरूर है बट ही बिलीव्स इन एक्शन, और जो उनकी एक्सपर्टी है उसका उन्होंने भरपूर, निश्चित रूप से ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, वो पूरी तरह से राजनीति, ही इज अ टेक्नोक्रेट, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। सो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ही डिड मच मोर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। हाँ, ज़रूर आप आलोचना कर सकते हैं कि उनके सारे काम कोई ज़रूरी नहीं कि बेहतर ही रहे होंगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री या के रूप में अलग है, वित्त मंत्री के रूप में अलग है। कुछ फैसले निश्चित रूप से सही और गलत हो सकते हैं, आप निश्चित रूप से आप आलोचना कर सकते हैं किसी पॉलिसीज़ का, लेकिन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ही डिड मच मोर एंड इट बिकम द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, गेम चेंजर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज जो भारत आपको दिखता है, जो बदलाव आ रहे हैं, जो स्पीड है हमारे इकोनॉमी के बदलाव में, जो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस जो चल रहे हैं, ये निश्चित रूप से क्रेडिट गोज टू मिस्टर मनमोहन सिंह। तो देखिएगा कि इसमें क्या क्या हुए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज क्यों आगे बढ़ा। फर्स्ट की वी हैव टेकन द पॉलिसी ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, मैंने इनकी चर्चा पहले भी किया था कि डिवैल्यूएशन हमने किया, रुपया का मुद्रा का अवमूल्यन किया। देखिए मुद्रा का अवमूल्यन करने से होता क्या है, जब आप रुपया का अवमूल्यन करेंगे तो हमारा माल विदेशों में सस्ता में बिकेगा, और जब हम कोई चीज़ लेंगे तो वो महंगा में हमें लेना पड़ेगा। नतीजा क्या होता है कि हमारी चीज़ को विदेश में डिमांड बढ़ जाता है। डिवैल्यूएशन करेंगे तो ये जो मार्कर है, पेन है, अगर ये हमारे 100 रुपये का, अगर हम इसको 20% से करें तो ये दुनिया में बिकेगा कितना में, लगभग 80 रुपीज़ में बिका। सीधे 20% मेरा इस प्राइस इसका घट जाता है, सो दैट कि इसके डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये हुआ। द सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम NRI अंडर वेरियस स्कीम्स। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे जो NRI हैं, जो हमारे लोग, भारत के लोग, बहुत सारे लोग हमारे हैं, लाखों करोड़ की संख्या में लोग हैं दुनिया में, तो हमने बहुत सारे स्कीम्स चलाया गया, हमारे यहाँ सरकार ने चलाई। NRI ने बहुत सारी स्कीम्स में अपने पैसे को निवेश किया, तो पैसा जो भेजा वो रुपया में नहीं भेजा, बल्कि उसने डॉलर में भेजा, और उस डॉलर से हमारा RBI का जो फॉरेक्स है वो मजबूत हुआ, और फिर उस फॉरेक्स से, मतलब कि फॉरेन करेंसी डॉलर से, हमने उन टेक्नोलॉजी को गेन किया, या उन ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी हो या और भी चीज़ें, सीड्स हों या हाई यील्डिंग वैरायटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, उसने हमें गेन किया इंटरनेशनल मार्केट से, और फिर हमारी इकोनॉमी तेज़ हुई, बढ़ी। तो यहाँ से भी हमें क्या आया, इस फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम NRI अंडर वेरियस स्कीम्स, सेम चीज़ है। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोथ FDI, और अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट शोज कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट invited the multinational companies for investment on the soil of India. We have liberalized the policies, economic policies, so that they may come, less and less formalities, हमारे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमने कट किया, बहुत सारे लाइसेंसिंग राज जो होता है, रेस्ट्रिक्शंस को हमने लिबरलाइज किया, उनको इनविटेशन करने के लिए, और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां इन बीच में आई, एंड दे इन्वेस्टेड इन आवर इकोनॉमी। तो जो लोग आए वो डॉलर लेकर के आए, इससे भी हमारा जो डॉलर है, जो RBI का जो फॉरेक्स है, वो
रिच हुआ, स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ। नेक्स्ट है इजी एक्सेस ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। और जो हम कमर्शियल बोरिंग्स एक्सटर्नल बाहरी जो कर्ज लेते हैं हम, उसमें भी हमने बहुत सारे सुधार करके बहुत आसानी से हमें वहाँ से भी कर्ज प्राप्त होने लगे, बाहरी कर्ज। तो फिर हमें डॉलर मिलने लगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ डॉलर सप्लाईज बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के द्वारा, और फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी ऑन रूपी ऑन करेंट अकाउंट पे हमने कन्वर्टेबल किया। मतलब कि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए, फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए वी हैव adopted several steps, certain steps by which we got success to increase the forex। और जब एक बार फॉरेक्स हमारे देश में हो गया तो we were in a position to bring changes and transformation in our economy। तो हम उसके लायक हो गए, अब बदलाव हम ला सकते थे, लाया भी गया। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये क्या है, फेमा क्या है, एक लाइन इसको भी समझ लीजिए। तो फेरा को बदला गया था फेमा में। इन दी बजट ऑफ 1997-98 में द गवर्नमेंट हैड प्रपोज द रिप्लेस फेरा। फेरा था रेगुलेटरी अथॉरिटी था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड में फिर बात करेंगे इस पर ज़्यादा। तो ये 97-98 में प्रपोज हुआ कि हमें फेरा को रिप्लेस करना है। तो फेरा को रिप्लेस करके हमने मॉडिफाई किया और क्या लाया, उसके जगह पर फेमा लाया। अब फेमा क्या होता है कि इसका मतलब होता है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी था, और फेरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, इसे हम फेमा कहते हैं। Am I right? अब देखेंगे यह पार्लियामेंट से किया गया था, क्योंकि जब आपका कानून में कोई अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, तो द कंसेंट ऑफ हाउसेस आर मैंडेटरी एंड आफ्टर ऑल इट हैज़ टू टेक अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब वो कानून का रूप लेता है। तो पार्लियामेंट से ओके हुआ जून 1, 2000 को, 2000। अब गौर करेंगे अंडर फेमा प्रोविजंस रिलेटेड टू। अब अंडर फेमा में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज हैव बीन मॉडिफाई एंड लिबरलाइजेशन सो एज टू सिंप्लीफाई फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट। तो फेरा से फेमा में आने में मतलब कि निश्चित रूप से कुछ अच्छाई होगी, क्योंकि देखो भाई कोई कानून बनता है तो वो जिस दिन बनता है उस दिन अच्छा ही होता है, पर समय के हिसाब से उस कानून की जो रेलेवेंस है, प्रासंगिकता, वो बदल जाती है। तो अगले दिन वो दिखता है कि नहीं ये सही, अब आज के डेट में सही नहीं, कभी वो सही ही था लेकिन वो आज के डेट में सही नहीं होता है। मतलब सही का मतलब कि वो रेलिवेंट नहीं है उसका, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव होता है और इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो अंडर फेमा प्रोविजंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, उसमें मॉडिफाई किया गया, लिबरलाइज किया गया इसको और भी ज़्यादा, और टू सिंप्लीफाई फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट, जिससे कि आपके देश में या जो फॉरेन ट्रेड है हमारा आसानी से हो, हम उसको और सिंप्लीफाई बनाएं, रेस्ट्रिक्शंस फ्री बनाएं, हार्डल्स हैसल्स फ्री बनाएं। इसके लिए किया गया। इट फेवर्स द डेवलपमेंट इन फॉरेन मनी मार्केट, और इससे क्या हुआ कि हमारा जो फॉरेन मनी मार्केट है उसमें हमें फ़ायदा हुआ, सहूलियत मिला, सुविधाएं मिली। क्लियर हो गया। तो इसमें आपको हमने 1 बाय 1 करके हर चीज़ को लगभग डील कर लिया कि ये है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, जानना है। वीडियो को बार बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किसी देश का
इंटरनेशनल जो रिसीट होता है, ट्रेड नहीं अभी कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिसीट्स होते हैं, जो पैसा हमने हमारे देश में किसी भी सोर्स से हमारे देश में जो पैसा आता है और हमारे देश से जो दूसरे देश में पैसा जाता है, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने बताया था कि इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? तो ट्रेड में भी वही चीज़ है, ट्रेड के माध्यम में, ट्रेड का मतलब कि गुड्स के माध्यम से बहुत सारे ट्रेड होते हैं हमारे, चावल, सब्जी, दाल, मीट, सूती वस्त्र हम लोग भेजते हैं दुनिया में, मार्केट में, तो ये होता है। तो इसमें भी वही बात है कि हम भेजते कितना का और हमारा आता कितना का है। तो निश्चित रूप से जब हम ज़्यादा माल भेजेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, और कम माल भेजेंगे तो पैसा कम आएगा। तो ये तो बड़ा कॉमन चीज़ होता है कि कोई भी जो सेलर्स होता है वो चाहता है कि हम ज़्यादा बेचें और ज़्यादा कमाएं, मतलब ज़्यादा बिका तो ज़्यादा कमाएं। तो भारत भी अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा कमाएगा। तो कोई भी चाहता है कि हम ज़्यादा, मोर एंड मोर कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। तो ये दो चीज़ हो गया। अब तीसरा चीज़ ये है कि इनके कॉजेज़ के बारे में हमने जिक्र कर लिया था, इनको ठीक कैसे किया जाता है इनके बारे में जिक्र कर लिया। करेंट अकाउंट के बारे में जिक्र कर लिया कि करेंट अकाउंट होता क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या क्या उपाय सरकार ने अपनाए। तो आप जितने बार इस वीडियोस को आप 2 बार 3 बार करके देखिएगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिर उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हुआ। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो कहाँ से हम लोग आते रहे, आते 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 कहाँ पे आ गए, लगभग फॉरेक्स के ऊपर में आ गए कि फॉरेक्स एक बहुत बड़ा आईना होता है इंटरनेशनली दिखने का, कि फॉरेक्स अगर बढ़ रहा है आपकी इकोनॉमी में, आपके आरबीआई के अंदर में अगर फॉरेक्स है, डॉलर ज़्यादा है, पॉइंट ज़्यादा है, इट इज़ द गुड साइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन द इंटरनेशनल मैटर, कि हाँ इस देश के पास इतनी पैसा है कि वो, और फिर वो इंटरनल चीज़ों को भी दिखाता है कि आखिर उसके पास इतना डॉलर आया कहाँ से। अगर इंडिया के पास डॉलर बढ़ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर रहा होगा। इट मीन्स इट इज़ अ साइन, इफ़ आवर एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ माई गुड इकोनॉमी, माई गुड स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी, कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन जब कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं माल, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है वो भी लगभग हम ठीक कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, गुड साइन है। तो डिवैल्यूएशन के बारे में हमने चर्चा कर लिया, 3 टाइम्स हमने किया, 49 में किया, 66 में किया और 91 में किया। ये भी आपको याद रखना है किन कारणों से किया, लगभग उसका भी जिक्र कर लिया हम लोग। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आया, जो बदलाव आया, फिर फेरा और फेमा बना। तो इस तरह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है वो हम कंक्लूड करते हैं। दिस चैप्टर हैज़ बीन ऑलरेडी फिनिश्ड, कर लिए गए हैं। अब इसको मैक्सिमम आप अपने वीडियो में देखेंगे, so that you can assure your success in the examinations. Thank you.